हेलो फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री की अगली कड़ी में हम देखेंगे नरमपंथी और उग्रवादी चरण। ठीक है, कल की क्लासों को आप मेरे मतलब यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो चाहिए तो आप जा करके देख सकते हैं। तो ये एक सेकंड, तो ये है नरमपंथी और उग्रवादी चरण। नरमपंथी 1885 से 1905 तक था और उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक था। तो तुलना के बिंदुओं के आधार पर हम दोनों को देखेंगे। तो पहले ये एक सामाजिक और वैचारिक आधार पर क्या जो है दोनों में अंतर था उसको हम देखेंगे। नरमपंथी जो थे वो 1885 से 1905 और उग्रवादी 1905 से 1919 तक के चरण थे। उग्रवादी का मतलब होता है कि उग्र स्वभाव के थे, मतलब कि वो बातचीत पर विश्वास ना करके रख करके जो है अपनी उपस्थिति को काफ़ी उग्र तरीके से वो मतलब देते थे। तो धनी, जमींदार, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, शिक्षित पेशेवर, पश्चिमी उदारवादी दर्शन, संसदीय सिद्धांत, ब्रिटिश न्याय में विश्वास और क्रमिक सुधार जो है नरमपंथियों की विचारधारा थी। वहीं इसके विपरीत शिक्षित मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता, भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, स्वशासन, स्वराज, ब्रिटिश शासन की अस्वीकृति से प्रेरित थे। ब्रिटिश शासन पर विचार क्या था इनका? तो माना जाता है कि ब्रिटेन के पास भारत पर शासन करने के लिए एक रणनीतिक रूप से पोषित मिशन था, जिसे औपनिवेशिक शासन कुछ मायनों में फायदेमंद था। इधर उग्रवादियों का विचार था कि ब्रिटिश शासन को शोषणकारी, अन्यायपूर्ण मानकर खारिज कर दिया गया और ब्रिटिश सत्ता को अवैध माना गया। ये सोचते थे नरमपंथी कि चलिए ठीक है, यदि औपनिवेशिक व्यवस्था आ रही है, तो यदि हमारा कल्याण हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उग्रवादी विचारधारा के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो ये चाहते थे कि जो है इनको उखाड़ करके फेंक दिया जाए। जन भागीदारी कैसी थी? तो आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। महसूस किया गया कि जनता राजनीतिक रूप से अनभिज्ञ थी नरमपंथी में, जबकि राजनीतिक सक्रियता में शामिल होने की जनता की क्षमता में विश्वास, व्यापक भागीदारी की वकालत की गई। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लगातार जो है हमारे देश की जनता इन लोगों के शोषण को सह रही थी। जब आप लगातार किसी चीज़ को शोषण में सहते हैं तो आपको फिर उग्रवादिता की विचारधारा आपके अंदर आ जाती है। जैसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए विप्लववाद की विचारधारा, प्रशासनिक अक्षमता के कारण ऐसी गतिविधि आ रही है। चाहे आप नक्सलवाद की विचारधारा को देख लीजिए, कहीं ना कहीं प्रशासन उस लेवल तक जो है आज भी नक्सलवाद को कम करने के लिए व्यापक तौर पर कार्य सुनिश्चित नहीं करवा पा रही है। प्रमुख मांगे क्या है? तो संवैधानिक सुधारों ने भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया, सिविल सेवा के भारतीयकरण को बढ़ाया, विधायी चुनावों की शुरुआत की और वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया। प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं होगा। ये यहाँ से थोड़ा विरोध करना स्टार्ट किए, चूँकि लगातार जो है इनके ऊपर भी दबाव बन रहा था कि आप जो ये कर रहे हो, जनता उसमें फिर परेशान थी, इसी कारण ये सब क्रियाकलाप कर रहे थे। और इधर देखिए स्वराज या स्वशासन, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, जनता को सशक्त बनाने, कांग्रेस के सामाजिक आधार का विस्तार करने पर जोर दिया गया। आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी आत्मशक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कांग्रेस को सामाजिक आधार पर सशक्त करने के लिए क्यों कहा? एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग यदि किसी समिति में आ जाएंगे तो अपने ही विचार के बारे में सोचेंगे, अपने ही कल्याण के बारे में सोचेंगे। इसीलिए इस समय कांग्रेस का समाजीकरण किया गया था और आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर भी सशक्त कांग्रेस को बनाया जा रहा था, जिससे कि कांग्रेस खुल करके हम लोगों की बात को अंग्रेजों तक पहुंचाए और उस मंच का व्यापक तौर पर सही तरीके से उसका प्रयोग हो। संघर्ष के तरीके क्या थे? तो इनकी संघर्ष के तरीके थे याचिका, प्रार्थना, प्रचार, प्रस्ताव, प्रेस, सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से संवैधानिक आंदोलन करना था। जबकि इनका जो है संघर्ष का तरीका था बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन, उग्रवादी आंदोलन, अंग्रेजों के साथ सीधा टकराव, राजनीतिक लामबंदी और पारंपरिक त्योहारों का उपयोग, स्वयंसेवी संगठन समितियां। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा थी स्वयं सेवी संगठन, हम आगे उसको देखेंगे। फिर उसके बाद देशभक्ति का स्वरूप, देशभक्त औपनिवेशिक व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित था। मैंने ऊपर बताया था आपको, ब्रिटिश निष्पक्षता और उदार आदर्शों पर निर्भर थी। जबकि यहाँ पर सच्चे देशभक्त स्वतंत्रता के लिए बलिदान सहने और ब्रिटिश उत्पीड़न का मुकाबला करने को तैयार थे। आर्थिक सुधार,
औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना, औद्योगिक विकास, भूमि करों में कमी, भारतीयों को लाभ पहुंचाने वाली राजकोषीय नीतियां की वकालत की गई थी। जबकि यहाँ पर आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योगों, बैंकों, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने की वकालत की गई थी। शैक्षिक सुधार क्या थे? तो आधुनिक शिक्षा के विस्तार, राजनीतिक चेतना बढ़ाने और अंग्रेजों और पश्चिमी शैलियों की शिक्षा पर जोर देने के लिए ध्यान केंद्रित था। जबकि यहाँ पर था स्वदेशी संस्कृति, भाषाओं और मूल्यों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन करना था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर कमजोर बल और राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया था नरमपंथियों द्वारा। जबकि उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर जोर देते थे। राजनीतिक लामबंदी में हिंदू पौराणिक कथाओं, परंपराओं और त्योहारों का उपयोग करते थे। ठीक है। प्रेस के साथ संबंध, राजनीतिक चर्चा, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रिटिश नीतियों की आलोचना के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध को बढ़ावा देने के लिए कट्टरपंथी लिहाजे से प्रेस का इस्तेमाल करते थे। महिलाओं में अन्य समूहों की भूमिका, यहाँ पर देखिए, तो यद्यपि प्रमुख समूहों की भूमिका ने बल प्रदान किया, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों को सीमित भागीदारी और उनमें भी ज़्यादातर शिक्षित अभिजात वर्ग थे। ठीक है। और जबकि यहाँ पर महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया और सक्रियता की व्यापक आधार पर विस्तारित किया गया था। नेतृत्वकर्ता इसमें कौन थे? नरमपंथी में तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, आर.सी. दास, व्योमेश्वर बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और रास बिहारी घोष थे। जबकि इस तरफ जो थे उग्रवादी विचारधारा में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, सुब्रमण्यम भारती, वीर सावरकर और चिदम्बरम पिल्लई, रास बिहारी बोस और सी.आर. दास। तो इधर रास बिहारी घोष हैं, इधर रास बिहारी बोस हैं। देखिए दोनों तरफ रास बिहारी हैं, तो इस चीज़ को आप देखते रहिएगा। नरमपंथी का उद्भव 1885 से 1905 तक। जब कांग्रेस बना, इसको सेफ्टीवाल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, कर्जन के द्वारा जो है, क्योंकि उस समय कर्जन इसको बनने ही नहीं देता अगर ये नहीं सेफ्टीवाल बात है तो। ठीक है। तो हम देखते हैं, उदारवादी चरण ने ब्रिटिश शासन के भीतर सुधारों की वकालत करते हुए भारत को स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो लोक सेवा आयोग 1886 में, सक्षम भारतीय सिविल सेवा की भागीदारी, भारत परिषद अधिनियम 1892 में परिषदों के विस्तार किया गया और प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए लेकिन सीमित शक्ति की पेशकश की गई, और हाउस ऑफ कॉमन्स संकल्प 1893 में प्रशासन में भागीदारी को मान्यता मिली। तो उदारवादी चरणों में ब्रिटिश शासन में के सुधारों में वकालत करते हुए भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में कुछ इस प्रकार से ये शुरुआत की गई थी। इसकी ये उपलब्धियां थी कांग्रेस की जो शुरू में बनी थी। एक आया था वेल्बी कमीशन। वेल्बी कमीशन 1895 में आया था। भारत में आर्थिक बोझ को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को की आलोचना का समर्थन किया गया था। ठीक है। तो वेल्बी कमीशन पूछ सकते हैं इसको। अन्य गतिविधियां क्या थी? तो आर्थिक आलोचनाएं, दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में तर्क दिया गया कि ब्रिटिश नीतियों ने भारत की संपत्ति को खत्म कर दिया। ब्रिटिश आयात के कारण भी औद्योगिकीकरण हुआ है और स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा है और गरीबी बढ़ी है। जमींदारी प्रणाली ने उच्च लगान के साथ किसानों का शोषण किया, जिससे कि कृषि संकट पैदा हुआ। जबकि बुनियादी ढांचे में मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों की सेवा, भारतीय कल्याण की उपेक्षा की गई। सुधार के लक्ष्य क्या थे? तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करना, न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित करना, वित्त का विकेंद्रीकरण करना और शिक्षा में सुधार करना था। ठीक है। तो ये आर्थिक आलोचनाएं जो थी इसमें प्रकाशित की गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं हम उग्रवादी चरण का उदय 1905। जब इतनी गतिविधियाँ हो गई तो आप देखिए, कोई चीज़ पेपर लिख करके हम ही हैं, कोई चीज़ अब लिख करके दे रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जनता एक समय तक पेपरबाजी करेगी। उसके बाद उसको न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय में जाएगी। यदि न्यायालय में भी नहीं मिला तो फिर क्या करेगी? फिर क्रांति हो जाएगी। इसलिए व्यापक तौर पर जो है बड़े कुर्सी पर बैठने वाले को यह सोचना चाहिए कि जनता एक समय तक आपके पास याचना कर रही है, लेकिन जिस दिन आप याचना पर उसको नहीं सुनेंगे, आप तानाशाही के रवैये पर अपनाते रहेंगे, तो फिर जनता आपका विरोध कर देगी। तो उग्रवाद के उदय के कारण क्या थे 1905 में? तो औपनिवेशिक शोषण,
ड्रेन थ्योरी ने ब्रिटिश घोषणा को ड्रेन थ्योरी ने ब्रिटिश शोषण को उजागर किया। प्रमुख कार्य क्या थे? नौरोजी की गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, प्रॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल। रनाडे ने भारतीय शासन पर निबंध लिखा था। ये चीज़ देख लीजिए कि ये जो लिखा गया है, ये किसने लिखा? नरमपंथियों ने। तो उग्रवादी, देखिए नरमपंथी पढ़े लिखे थे, वो पढ़ाई लिखाई पर के हिसाब से जो है अपना विरोध प्रदर्शित करते थे, उनका अपना तरीका था। और उग्रवादी लोग जो उग्रवादी चरण के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका अलग विरोध था। ठीक है, तो इससे आप इंडियन इकोनॉमिक्स, दत्त का भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई थी। और ड्रेन वेल थ्योरी, इसमें जो है सारी चीज़ें लिखी गई थी। तो इससे जो है ये उग्रवादी विचारधारा के लोग और इससे उग्र हुए थे। संकट 1896 से 1900, अकाल, महामारी, अशांति ने ब्रिटिश विफलताओं को उजागर कर दिया। राष्ट्रवादी असंतोष, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में विफल रहा। नाटू बंधुओं जैसे नेताओं का निर्वासन हुआ। बंगाल विभाजन 1905, फूट डालो और राज करो की प्रतीक, विरोध का बढ़ावा। वैश्विक साम्राज्यवादी विरोधी प्रभाव, रूस पर जापान की जीत 1905, बोअर युद्ध में हार 1899 से 1902 में उग्रवादी को प्रेरित किया गया। उग्रवादी नेता तिलक, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल ने स्वराज और सीधी कार्रवाई की वकालत की। कर्जन की नीतियाँ, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, दिल्ली दरबार 1902, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 और भारतीय आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1904 ने असंतोष को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी कि जिसके कारण जो है उग्रवादी विचारधारा, हमारे जो विचारधारक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इनका विरोध किया। ठीक है, तो ये पिछला था। अब आगे देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 तक। तो मे बी ये टॉपिक मैं अलग करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये अलग करके दिखाना ही ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही।